अबू धाबी में ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं और उसकी वजह से कहा यह जा रहा है, खबरें सामने आ रही है कि 5 भारतीय वो भी गंभीर रूप से घायल हैं, एक पाकिस्तानी वो भी घायल बताया जा रहा है। और केवल अबू धाबी के अंदर नहीं बल्कि उसके साथ साथ दुबई में भी खबर यह सामने आ रही है कि दुबई के अंदर यूक्रेनी ड्रोन सिस्टम पर हमला किया है और उसको तबाह कर दिया है। खबर यह भी सामने आ रही है कि 21 सैनिक, उनकी कोई खबर नहीं है, यानी 21 सैनिक वो लापता बताए जा रहे हैं। आज इस जंग का 29वां दिन है। कायदे से अगर आप देखें तो 28 फरवरी से ये जंग शुरू हुई थी और 28 फरवरी से और आज तारीख है 28 मार्च। इस बीच में बहुत कुछ हुआ, लेकिन अगर एक चीज नहीं हुई तो वो ये है कि ईरान पीछे हटता हुआ दिखाई नहीं दिया। ईरान जबरदस्त तरीके से हमले कर रहा है और आज ही ईरान की तरफ से कहा गया था दुबई, बहरीन, कुवैत, इन सब के स्टील पावर प्लांट्स पर हमला करेंगे। हालांकि अभी तक वो जब कमिटमेंट है जो ईरान की तरफ से वार्निंग दी गई थी वो अभी सामने आना बाकी है। लेकिन इस बीच में अबू धाबी और दुबई, यूं कहिए कि यूएई की दो बड़ी शान, दो बड़े शहर, राजधानी, वो कहीं ना कहीं इस वक्त में एक बड़े गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। और यूएई, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं कि सेकंड होम है, वहां पर बड़ा खतरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इस खबर में विस्तार से इस पर बात करेंगे और ईरान की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है और दुबई की सरकार की तरफ से इस हमले को लेकर के क्या अपडेट्स दिया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले मैं इस खबर में आगे बढ़ूं, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे ताकत, हौसला जरूर दीजिए। देखिए, इस वक्त में संयुक्त अरब अमीरात, वहां पर ईरान के हमले लगातार जारी हैं और संयुक्त अरब अमीरात के अंदर दुबई में मिसाइल दागी गई है और ये खबर सामने आ रही है कि खलीफा आर्थिक क्षेत्र के पास में एयर डिफेंस ने एक बैलिस्टिक मिसाइल, उसको सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर लिया। लेकिन फिर भी जो मलबा गिरा, उस मलबे में 5 भारतीयों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। अधिकारियों ने कहा है कि जनता को हम सलाह दे रहे हैं कि आप केवल आधिकारिक स्रोत पर ही जानकारी प्राप्त करें और अफवाहों से बचें। यानी दुबई की कुल मिलाकर के कोशिश शुरुआती दिनों से यही है कि भैया हमारे ऊपर जो हमला हो रहा है उस पर ज़्यादा बात ना हो। लेकिन कब तक और कितने दिनों तक आप रोकेंगे? दुबई में लाखों भारतीय हैं साहब, अबू धाबी में भी बहुत बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। यानी यूएई एक तरीके से आप ये कहिए कि भारतीयों का सेकंड होम एक तरीके से बन गया था। और ऐसे में यूएई पर जिस तरीके के हमले हो रहे हैं और ख़ास तौर पर यूएई, सऊदी अरब, उन्होंने जिस तरीके से अमेरिका को अपने बेस इस्तेमाल करने दिए, उसके बाद में ईरान के लगातार हमले यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका लगातार इन बेस को लेकर के हम इस्तेमाल कर ही रहा है और ऐसे में खबर आज सामने आई, यूक्रेन के ड्रोन सिस्टम को तबाह कर दिया गया दुबई के अंदर। ये खबर निकल करके सामने आई। आईआरजीसी, उसकी तरफ से कहा गया है कि हमने दुबई में यूक्रेनी एंटी ड्रोन सिस्टम मिसाइल हमले में उसको तबाह कर दिया है। आईआरजीसी के प्रवक्ता की तरफ से इस बात को कहा गया है और मौके पर मौजूद 21 यूक्रेनी सैनिकों के बारे में अभी कोई जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। ये यूक्रेनी सैनिक थे। दरअसल ये कहा गया कि, और जेलेंस्की ने भी इस बात को कहा था कि हमारे पास में कुछ तकनीक है और उसके जरिए हम जो शाहिद ड्रोन आ रहे हैं ईरान की तरफ से, उनसे निपट सकते हैं। क्योंकि यही शाहिद ड्रोन ईरान ने रूस को दिए थे और रूस इन्हीं शाहिद ड्रोन के जरिए यूक्रेन पर हमला कर रहा था और यूक्रेन ने कहा कि हम इन ड्रोन से अच्छे से निपट सकते हैं, हमें वहां पर जो है वो मौजूदगी चाहिए और उसके बाद में हम ये काम कर पाएंगे। तो बहुत हद तक संभव ये है कि दुबई ने, हो सकता है कि ऐसे कुछ सैनिकों को बुलाया हो यूक्रेन से और कहा हो कि हम यहाँ पर आपका पूरा इंतजाम देखेंगे और आप ऐसे ड्रोन से हमारे दुबई को बचाइए। बहुत हद तक संभव है कि ऐसा किया गया हो। लेकिन अब जो 21 यूक्रेनी सैनिक वहां पर आए हुए थे, जो एंटी ड्रोन सिस्टम, उसका एक जो पूरा ग्रुप है उसका नेतृत्व कर रहे थे, वो इस वक्त में लापता बताए जा रहे हैं। यानी उनको लेकर के कोई खबर सामने नहीं आ रही है कि वो घायल हैं, बहुत ज़्यादा घायल हैं, या उसमें से कुछ सैनिकों की मौत हुई है। लेकिन आईआरजीसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि हमने
एंटी ड्रोन सिस्टम डिपो मिसाइल को जो है वो तबाह कर दिया है। और फार्स न्यूज़ के मुताबिक जो फैसिलिटी, जो सिस्टम बनाए जा रहे थे वो अमेरिका की मदद के लिए थे और हमने इस डिपो को तबाह कर दिया है। ये जो है वो IRGC की तरफ से कहा गया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लगातार जिस तरीके की खबरें निकल करके सामने आ रही है और लगातार जिस तरीके से सऊदी अरब और UAE वहाँ पर नुकसान हो रहा है, और ईरान साफ तौर पर इन क्षेत्रों को लेकर के, इन देशों को लेकर के ये पहले भी चेतावनी जारी करता रहा कि अगर आपके बेस से, आपके देश से हमारे ऊपर हमला नहीं होगा तो हम तो तैयार हैं, हम एक ऐसी शक्ति बनाना चाहते हैं जहाँ पर खाड़ी देशों की एकता और संस्कृति वो एक साथ में रहे, और ऐसे में साथ में मिल करके अमेरिका और इजराइल को यहाँ से भगा दे। लेकिन इन खाड़ी देशों को लगता है कि भैया ईरान सबसे बड़ा इस वक्त में मुसीबत है, ईरान सबसे बड़ा दुश्मन है, ईरान को निपटा दिया जाए और उसके बाद में जो चीज़ें होंगी उनको देख लेंगे। लेकिन अब साहब ईरान जो है वो 3 गुना ताकत से हमला कर रहा है। एक तरफ हिजबुल्लाह वो पावरफुल होकर के इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, दूसरी तरफ आज यमन के अंदर हुती ने भी सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है और हुतियों ने आज 2000 किलोमीटर दूर जाने वाली मिसाइल वो जो है वो मारी है। 2000 किलोमीटर दूर जाकर के मिसाइल जो है वो हमला कर रही है इजराइल के अंदर। अब एक खबर मैं आपको और दिखाता हूं जो अब से कुछ देर पहले खबर निकल करके सामने आई है। लेबनान के अंदर बड़े जो ड्रोन उसका इस्तेमाल कर रहा है, माफ कीजिए, लेबनान के अंदर पैच छोटा सा, लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह छोटे छोटे ड्रोन FPV कैमरा इस्तेमाल कर रहा है और ये धमाकेदार ड्रोन है और इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे रूस और यूक्रेन के युद्ध में, और ये ड्रोन सीधे जाकर के टैंक पर हमला करते हैं, टैंक के ठिकानों को नष्ट करते हैं और जो सैन्य सामान है उसको नष्ट कर देते हैं। बहुत छोटे ड्रोन है और बहुत सस्ते ड्रोन है, इसलिए इनको पकड़ना भी बहुत मुश्किल काम है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ड्रोन कई बार इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था को चकमा दे करके अंदर तक पहुंच जाते हैं और उसके बाद में नुकसान करते हैं। तो ये जो ड्रोन है, ये ड्रोन छोटे छोटे ड्रोन जो अपने साथ में बड़ा विस्फोट कैरी करके ले जाते हैं। आप देखिए कि किस तरीके से जो है वो टेप के जरिए यहाँ पर जो विस्फोटक है उसको नीचे बांधा गया है और उसको ले जाकर के ड्रोन सीधे तौर पर किसी टैंक पर या जहां पर भी चाहते हैं वहां पर इसको ड्रॉप कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ी जो है वो इस वक्त में ताकत जो है वो दिखाई दे रही है कि छोटे छोटे गोरिल्ला युद्ध की तरीके से जो है वो यहाँ पर हिजबुल्लाह इस युद्ध को लेकर के आगे बढ़ रहा है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को लगेगा कि नहीं साहब आप सुपर पावर से लड़ रहे हैं, आप इजराइल जो टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत एडवांस कंट्री, आप उससे लड़ रहे हैं। ये मुमकिन नहीं है। ये छोटे मोटे जुगाड़ करके आप टेप वेप लगा करके और इस तरीके से विस्फोटक बांध करके आप ड्रोन के जरिए हमला करेंगे और उसके बाद में आप अमेरिका को झुका लेंगे, आप इजराइल को झुका लेंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं, आपको बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। आप अफगानिस्तान को याद करिए, अफगानिस्तान को याद करिए। बरसों बरस अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका पड़ा रहा, लेकिन अफगानिस्तान में भी जो तालिबान के लड़ाके थे वो इसी तरीके की गोरिल्ला वॉर लड़ते थे। और अभी जब तालिबान ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए तब तालिबान ने अभी भी यही काम किया। और ये जो युद्ध है या इस तरीके की जो टैक्टिक्स है, इसमें बहुत ज़्यादा धन की ताकत जो है वो नहीं दिखाई देती है या धन की ज़रूरत जो है वो नहीं होती है, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अंदर यही है कि आप किस तरीके से छोटे छोटे हथियारों के जरिए, हैंड ग्रेनेड के जरिए, लॉन्चर्स के जरिए, छोटे छोटे ड्रोन्स के जरिए आप जो हमला करते हैं। और ऐसे हमले इसलिए ज़्यादा नुकसानदेह हो जाते हैं क्योंकि ऐसे हमलों को रोकना वो ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। ऐसे ड्रोन जो आ रहे हैं वहाँ से और जिसके पास में 5 किलो विस्फोटक है, 10 किलो विस्फोटक है, 20 किलो विस्फोटक जिसके पास में बारूद है, ऐसे ड्रोन को मारने के लिए आपको वहाँ से जो ड्रोन आ रहा है वो संभवतः 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का। जो शाहिद ड्रोन है वो 35-40 लाख रुपए का। लेकिन उसको रोकने के लिए आपको 2 करोड़ रुपए की मिसाइल इंटरसेप्टर जो खर्च करना पड़ रहा था। तो ये एक तरीके से ऐसा जरिया है जिसके जरिए आप अपने जो दुश्मन है उसको खत्म कर देते हैं। मैं एक उदाहरण के जरिए इसको आपको समझाता हूँ। आपने बहुत बार पिक्चर्स में देखा होगा कि WWE का जो बड़ा पहलवान है, सुमो पहलवान, वो सुमो पहलवान एक छोटे से बच्चे के आगे हार जाता है कि बच्चा कभी इधर से निकल जाएगा, कभी इधर से निकल जाएगा, कभी पैरों के बीच में से निकल जाएगा, कभी वो मुड़ नहीं पाएगा। मतलब उसकी जो फुर्ती है
वो जो बच्चे की फुर्ती है, वो बड़े बड़े सूमो पहलवान को, जो 500 किलो का पहलवान है, 300 किलो का, 400 किलो का जो पहलवान है, ऐसे ऐसे भारी भरकम पहलवानों को छोटे छोटे बच्चे जो 15 किलो के हैं, 20 किलो के बच्चे हैं, वो बच्चे धूल चटा देते हैं। और ये जो टैक्टिस है, ये युद्ध लड़ने की जो कला है, ये बहुत पुरानी है साहब। और भारत के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो मराठा थे वो इसी तरीके से गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे। शिवाजी वो इसी तरीके से गोरिल्ला युद्ध लड़ते थे, पहाड़ियों में छुप करके वार करते थे। गोरिल्ला युद्ध के जरिए उन्होंने जो छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये जो तरीका है, ये बहुत परंपरागत तरीका है, बहुत पुराना तरीका है। और ऐसे ही तरीकों से लगातार ईरान, हिजबुल्लाह और ये सब लड़ रहे हैं। और इनकी जो हमेशा से टैक्टिस थी, 30-40 सालों से जो इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, वो यही किया कि छोटे छोटे हथियारों में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं। बड़े बड़े जंगी जहाज, हेलीकॉप्टर, फाइटर जेट्स वो नहीं बनाए, क्योंकि पता था कि एक फाइटर जेट मारेंगे हजारों करोड़ रुपए का जो है वो नुकसान हो जाएगा। इसीलिए छोटे छोटे ड्रोन्स पर, मिसाइल्स पर, उन पर जो है इन्वेस्टमेंट किया। और वो इन्वेस्टमेंट जो है वो इस वक्त में काम आ रहा है। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, इकोनॉमिक्स टाइम्स की वो रिपोर्ट है, 1 महीना पूरा होने के बावजूद अभी तक इस युद्ध में अमेरिका ईरान का वो नुकसान नहीं कर पाया है कि ये कहा जा सके कि ईरान अब इससे उभर नहीं पाएगा। बराबर बराबर यूं, या फिर यूं कहूं कि बहुत हद तक जो है वो अमेरिका का भी नुकसान, अच्छा खासा नुकसान जो है वो ईरान कर रहा है। ये जो है वो रिपोर्ट निकल करके सामने आ रही, विस्तार से उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि अबू धाबी, दुबई में जिस तरीके से अटैक हो रहे हैं, सऊदी अरब में रियाद में जो है वो अटैक हो रहे हैं, और बाकी कुवैत, बहरीन में, कतर में यहाँ पर अटैक हो रहे हैं, इसके बाद में बहुत हद तक ये कहा जा सकता है कि ईरान को यहाँ पर अभी भी रोक पाना, और 1 महीना बीत जाने के बावजूद ईरान को रोक पाना, वो अमेरिका और इजराइल के बूते के बाहर दिखाई दे रहा है। जहां ये 3-4 दिन सोच करके इस जंग में आए थे कि 3-4 दिनों में पूरा खेल खत्म कर देंगे, 1 महीना बीत गया साहब, और ये ईरान की नाक में नकेल नहीं डाल पाए हैं। और उल्टा ईरान ने जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के अपना जो कब्जा जमाया है, आज मैं खबर देख रहा था जिसमें ये कहा गया कि अगर ये युद्ध इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत हद तक संभव है कि इंटरनेट ब्लैकआउट कर जाए। इंटरनेट ब्लैकआउट कर सकता है, और अगर इंटरनेट ब्लैकआउट कर गया तो मुझे लगता है कि 1 दिन के अंदर अंदर पूरी दुनिया ठप हो जाएगी। कुछ ही घंटों के अंदर अंदर जो है पूरी दुनिया में हाहाकार मच जाएगा अगर इंटरनेट ब्लैकआउट कर जाए। क्योंकि आज के वक्त में इंटरनेट से ही सब कुछ जुड़ा हुआ है। आपका पेटीएम है, आपकी ईमेल है, आपका व्हाट्सएप है, आपकी फेसबुक है, या आपका यूट्यूब है, कुछ भी नहीं चलेगा साहब, सब कुछ बंद। फिर तो इसका मतलब ये होगा कि, और बैंकों से भी पैसा निकालना हो सकता है कि बहुत मुश्किल काम हो जाए। और इस ब्लैकआउट वाली जो रिपोर्ट है, इंटरनेट ब्लैकआउट वाली रिपोर्ट, उस पर हम अलग से बात करेंगे। ये एक तरीके से आप कहिए कि धीरे 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 इस युद्ध का जो असर है वो इतना व्यापक और इतना बड़ा और इतना आक्रामक है कि पूरी दुनिया जो है वो इस वक्त में अमेरिका को ये कहने के लिए मजबूर हो जाएगी कि भैया किसी भी तरीके से इस युद्ध को रोकिए। और डोनाल्ड ट्रंप, उसको मजबूर किया जाएगा, अमेरिका को मजबूर किया जाएगा कि इस युद्ध को हर हाल में रुकवाना पड़ेगा, वरना ईरान कुछ भी कर सकता है। और मुझे लगता है कि ये जो इंटरनेट ब्लैकआउट वाला जो मामला है, वो ईरान तभी वहां पर जाएगा जब उसके सामने सारे रास्ते बंद हो जाएं। अभी भी जो हमला हो रहा है, या जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो बंदिशें दिखाई दे रही हैं, वहां पर आप ये कह सकते हैं कि बहुत लंबा वक्त लगेगा चीज़ों को सामान्य होने में। लेकिन जिस तरीके से ईरान डटा हुआ है, जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है, और ईरान की जो क्षमता है वो निश्चित तौर पर अभी भी नहीं पता हमें, और दुनिया भर के जो एक्सपर्ट्स हैं वो अभी भी ये कह रहे हैं कि उसकी सबसे बड़ी क्षमता यही है कि किसी को पता ही नहीं कि उसकी क्षमता है कितनी। यही जो है उसका सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, यही उसके पास में सबसे बड़ा ट्रम्प पॉइंट है, ट्रम्प कार्ड है, कि उसके बारे में किसी को अंदाजा ही नहीं है कि वो कहां तक जा सकता है। और एक ऐसे दुश्मन के साथ में, या एक ऐसे देश के साथ में आप युद्ध में हैं, अमेरिका और इजराइल, कि उनको पता नहीं है कि उनके दुश्मन की जड़ें कितनी गहरी है। और वो आ गए वहां पर उस दुश्मन को घेरने के लिए, और अब कहना पड़ रहा है कि भैया 5 दिन का सीज फायर कर रहे हैं, 10 दिन का सीज फायर कर रहे हैं। दरअसल वो अपने लिए वक्त मांग रहे हैं, अपने लिए किसी तरीके से जो है वो वक्त निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहरहाल जो अपडेट्स निकल करके सामने आ रही है, और जिस तरीके से तस्वीर इस युद्ध की, बड़ी तस्वीर, जो लार्ज पिक्चर जो उभर करके सामने आ रही है,
अमेरिका और इजराइल के लिए खतरे की घंटी साफ तौर पर सुनाई दे रही है। अब ईरान का अगला कदम क्या होगा कहा नहीं जा सकता है। इंतज़ार इसी बात का है कि इस बीच में जो सीज़ फायर वाली जो बातें थी, या जो लगातार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान, तुर्की, इजिप्ट और इन सब के ज़रिए जो है, मिस्र के ज़रिए, इन सब के ज़रिए जो कोशिश की जा रही है कि भाई सीज़ फायर हो जाएगा या किसी तरीके से मध्यस्थता हो जाएगी, इसमें क्या वाकई ईरान की जो शर्तें हैं वो अमेरिका और इजराइल वो मान लेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए और बताइए कि हमारी खबरें और किस तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर हम कमी कर रहे हैं। नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर संभव है तो आर्थिक तौर पर हमारी मदद कीजिए। शुक्रिया।